बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लाइट जला दूं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर वफियत होंगे। हमारी डिस्कशन जो है वो चैप्टर 14 के आखिरी मराइल के ऊपर है और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अपने कम्प्रहेंसिव प्रैक्टिस आखिरी 2-3 टॉपिक्स ही करेंगे, जिसमें की और मैटर्स आपके आइज़ा 706, जिसमें एम्फिज़ा मैटर, अदर मैटर पैराग्राफ एंड फाइनली जो गोइंग कंसर्न और सब्सिक्वेंट इवेंट वाले एरियाज़ होंगे, इकट्ठे हम एक दफ़े प्रैक्टिस में हम कर रहे होंगे। जो हमारी डिस्कशन लास्ट कंप्लीट हुई है दैट वाज रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न, क्योंकि पास पेपर में गोइंग कंसर्न जो है वो आपका ज़्यादा लिंक होकर आता है आइज़ा 560 के साथ, क्योंकि गोइंग कंसर्न वाले मामला जो होते हैं वो एडजस्टिंग होते हैं, तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट को समझना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आज हम इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन करेंगे आइज़ा 560 के बारे में। इसको स्टार्ट करेंगे, आई बिलीव कि इसमें टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा हमें चीज़ों को पता होना चाहिए। आज स्टार्ट करते हैं, 2 दिन में इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। आइज़ा 560 का जो लिंक है वो है आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइज़ा 560 को डील करने से पहले वी शुड नो अबाउट IAS 10। हमारे पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो डील करता है इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। हर कंपनी का कोई ना कोई पीरियड एंड ईयर एंड होता है। वो दिसंबर का पीरियड एंड हो सकता है, वो जून का पीरियड एंड हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो कट ऑफ डेट है जिस डेट तक के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मेजर कंपनीज जो हैं उनका 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो होता है ये पीरियड होता है। अब जो 30 जून है इस केस में वो क्या है, 30 जून इसकी बैलेंस शीट डेट है। 30 जून इसकी बैलेंस शीट डेट है। अब 30 जून बैलेंस शीट डेट है। इस डेट के बाद कुछ इवेंट हुए हैं, इस डेट के बाद कुछ इवेंट्स हुए हैं। वो इवेंट्स कौन से होंगे? आपके एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उसकी एक ब्रीफ ओवरव्यू पे चाहूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अगर अकाउंटिंग नॉलेज नहीं भी याद तो आप उसको समझ लें। ज्यादा ये बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हैं ये एडजस्टिंग भी हो सकते हैं, नॉन एडजस्टिंग भी हो सकते हैं। आप सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि व्हाट आर कॉल्ड द इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सम टाइम क्या होता है कि कुछ इवेंट्स ओब्लिक कंडीशंस ये मैटर करती हैं। इवेंट और कंडीशन जो होती हैं ये मैटर करती हैं। अगर इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करती हों एट रिपोर्टिंग पीरियड या नॉट एग्जिस्ट एट रिपोर्टिंग पीरियड, दो बातें हमने देखी हैं। इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं एट रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड से मुराद क्या है? बैलेंस शीट डेट। फॉर एग्जांपल अगर इसी कंपनी का ईयर एंड 30 जून है 2025, तो अगर मेरे कस्टमर ने मैंने अपने कस्टमर के खिलाफ जो है वो केस किया हुआ फॉर द लिक्विडेशन पर्पसेस कि भाई मेरे पैसे दो, क्योंकि तुम जो है वो मेरे पैसे तुमने देने, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, मैंने तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया। अब उसकी जो रिकवरी है या उसके अगेंस्ट जो लिटिगेशन है वो ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती है। एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि मैंने कस्टमर के खिलाफ ईयर एंड के बाद जाके केस किया है फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, क्योंकि ईयर एंड पे तो बिल्कुल ठीक पार्टी थी, लेकिन ईयर एंड के बाद कस्टमर के प्रीमिसेस में आग लगी और कस्टमर की जो पूरा प्लांट था, पूरी मशीनरी थी, पूरी इक्विपमेंट थे, हर चीज जल गई। अब कस्टमर जो है वो लिक्विडेट होने जा रहा है। जब लिक्विडेट होने जा रहा है तो मुझे उससे अपनी रिकवरी लेनी है। मैंने अपनी रिकवरी लेने के लिए उस पर केस किया। अब क्या दूसरे वाले सिचुएशन के अंदर ये जो इवेंट और कंडीशन है ईयर एंड पे एग्जिस्ट करते हैं? आंसर इज नो। देखे ना, ईयर एंड पे तो कस्टमर मेरा बिल्कुल ठीक था, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ईयर एंड के बाद कस्टमर के प्रीमिसेस पे आग लग गई। अब क्या हो गया? वो लिक्विडेशन की तरफ चला गया। जारी बात, हम लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर सकता। इस केस में क्या है कि इवेंट और कंडीशन नॉट एग्जिस्ट एट द रिपोर्टिंग पीरियड। एग्जिस्ट एट द रिपोर्टिंग पीरियड की एग्जांपल एक और मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल 25
जून 25 को कंपनी की प्रीमिसेस में फायर लग गई। फायर लगने की वजह से स्टॉक जो है वो डिमोलिश हो गया। अब ये स्टॉक डिमोलिश हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? आग लगने की वजह से हुआ। आग कब लगी थी? आग लगी थी 25 जून 2025 को। तो इस केस में इवेंट क्या है? फायर। फायर की डेट क्या है? 25 जून। क्या वो 25 जून ईयर एंड पे एग्जिस्ट करता है? यस। अगर बिलफर्ज मैं कहूं कि नहीं, ये 10 जुलाई को आग लगी है, आप बताएं कि क्या ये जो फायर का इवेंट है ये ईयर एंड पे एग्जिस्ट करता है? आंसर इज नो। तो क्या है? नॉट एग्जिस्ट एट द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद जाके वो आया। अगर कोई इवेंट और कंडीशन ईयर एंड पे या रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट करती हो तो वो कौन से इवेंट होते हैं आपके? वो आपके एडजस्टिंग होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि नॉट एग्जिस्ट हो तो वो क्या होते हैं? अनलेस, इसमें फिर आप नॉट एग्जिस्ट एट द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि इवेंट और कंडीशन रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट नहीं करते। आप अगला सवाल क्या करेंगे? डू दे इंपैक्ट कंपनी गोइंग कंसर्न? क्या ये जो इवेंट और कंडीशन थे जो रिपोर्टिंग पीरियड पे तो एग्जिस्ट नहीं करते, रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट नहीं करते, क्या इसकी वजह से कंपनी की गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट हुआ है? ये बात समझाइए आपको। यहां पे आंसर होगा यस या नो। अगर कंपनी की गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाए तो फिर ये क्या बन जाएंगे? फिर ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाएंगे। और अगर ये कंपनी गोइंग कंसर्न को हिट नहीं करते तो फिर ये क्या बन जाएंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाएंगे। ये बात समझाइए आपको। दोबारा देखें, इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एडजस्टिंग भी हो सकते हैं, नॉन एडजस्टिंग भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? आपने कहा इवेंट और कंडीशन जिसकी वजह से एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट बनता है वो कब अकर हुआ? क्या वो ईयर एंड पे एग्जिस्ट करते थे? और अकरस कब हुई है? आफ्टर द पीरियड एंड, यानी कि ईयर एंड पे एग्जिस्ट करते थे, अकर कब हुए? यानी कि आपकी जो अकरस हुई है वो कब हुई है? ईयर एंड के बाद हुई है। लेकिन एग्जिस्ट क्या आप करते थे? ईयर एंड पे एग्जिस्ट करते थे, यानी उसकी इवेंट और कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी। अकरस कब हुई? आफ्टर द ईयर एंड। इस केस में क्या होगा कि वो एडजस्टिंग इवेंट होंगे। इस केस में क्या होगा? नॉट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग पीरियड, और अक्कर भी कब हुए हैं? अक्कर आफ्टर ईयर एंड। अक्कर भी कब हुए? ना इवेंट और कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती हैं, और अक्रस भी कब हुई? आफ्टर द ईयर एंड हुई है। इसके बाद आप देखते हैं कि क्या ये मामलात कंपनी की गोइंग कंसर्न को खराब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ही कस्टमर था, वो एक कस्टमर ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ईयर एंड तक पे कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास मौजूद था, कोई मसला नहीं था। ईयर एंड जैसे क्लोज हुआ, कस्टमर ने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। जब कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो अब कस्टमर की कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन ईयर एंड पे तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है? नॉट एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग पीरियड। वो इवेंट और कंडीशन रिपोर्टिंग पीरियड पे तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन क्या वो कंपनी की गोइंग कंसर्न वेट कर रहे हैं? आंसर इज यस। तो वे क्या बन जाएंगे? आपके एडजस्टिंग इवेंट बन जाएंगे। अगर वो गोइंग कंसर्न को हिट नहीं करते तो फिर वो क्या होंगे? आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट होंगे। यहां तक बात समझ आ गई आपको? अब अगला सवाल आता है। वो अगला सवाल क्या आता है कि भाई ये मैंने किस दिन तक देखना है? अप टू व्हाट डेट वी हैव टू कंसीडर दीज थिंग्स? किस दिन तक के इवेंट को हमने कंसीडर करना है? किस दिन तक के इवेंट को हमने कंसीडर करना है? तो ये कंसीडरेशन की बात होती है फ्रॉम बैलेंस शीट डेट टू डेट ऑफ authorization of financial statement for issuance. फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, ये जो हम बेसिकली इवेंट की बात कर रहे हैं, एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, कब तक का हम देखना है? कट ऑफ तो लगाना है ना कोई। ये तो नहीं है कि ये कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो कहता है कि बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशुएंस, इस दिन तक के जो इवेंट होंगे उनको हम कंसीडर करेंगे। अब अगला सवाल क्या आता है कि भाई ये डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी? जो डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस केस में सबसे पहले आप ये देखते हैं कि
those who have responsibility to sign off the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन ऑफ करना है उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन ऑफ कर दिया है एज पर लॉ। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है वो डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन ऑथराइज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। अब इस केस में डेट ऑफ ऑथराइजेशन क्या होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिस दिन के ऊपर सिग्नेचर हुए हैं। क्या एजीएम की डेट को कंसीडर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि एजीएम में तो प्रेजेंट किए जाते हैं। हमारे लिए कौन सी डेट होगी? जिस दिन के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन ऑफ कर दिए। लेकिन इसके साथ उन्होंने अप्रूव कर दिए, ठीक है जी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर लॉ। ऑथराइज करना है ना, ऑथराइज की डेट क्या होगी? जिस दिन के ऊपर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने उसको ऑथराइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कई मुल्कों में शेयर होल्डर की अप्रूवल के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होते हैं। ऑथराइजेशन का मतलब क्या है कि जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ सबमिट होने हैं। अब वो स्टैट्यूटरी बॉडी एससीपी भी हो सकती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकती है। एससीपी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब फाइल होते हैं? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको साइन ऑफ कर देते हैं, ऑथराइज कर देते हैं, प्लस ऑडिटर उसके ऊपर क्या दे दे? ऑडिट रिपोर्ट दे दे। यानी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोनों में से। जिस दिन के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हो गए हैं फ्रॉम दोज पर्सन हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑथराइज दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर लॉ, प्लस ऑडिटर हैज गिवन इट्स ऑडिटर रिपोर्ट ऑन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोनों चीजें जब तक आपस में नथी नहीं होती वो किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को सबमिट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मैंने उसको ऑडिट करवाया, ऑडिट करवा के मैंने डायरेक्टरान से उसको साइन करवा लिया। अब मैं खाली साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर्स के किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ सबमिट नहीं करा सकता। कब तक नहीं? जब तक मेरे पास ऑडिट की रिपोर्ट ना आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होते हैं फ्रॉम द रेलिवेंट अथॉरिटीज लाइक हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर या व्हाट्सएवर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ऑथराइज करने की एज पर लॉ, प्लस ऑडिटर उसके ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दे। तो फिर वो क्या हो जाता है? बंच पूरा जिसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट बोथ आर अवेलेबल फॉर द स्टैट्यूटरी बॉडी। वो क्या कहलाती है? आपकी डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशुएंस। यानी इशुएंस उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होती जब तक आपके पास ऑथराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट उसके ऊपर मौजूद हो। तो हमने कब तक देखना है? फ्रॉम बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशुएंस तक देखना है, ठीक है जी। इसमें दोज हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन ऑफ एज पर लॉ, हमारे केस में पाकिस्तान केस में कौन से होते हैं जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्लस इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? आपकी ऑडिट रिपोर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑथोराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिट रिपोर्ट इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल फॉर इशुएंस। ये डेट क्या होगी? जिस दिन के ऊपर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई आपको? क्लियर होगी यहां तक बात? अब देखें, हमने कहा कि इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होते हैं। वो इवेंट की इवेंट और कंडीशन देखनी पड़ती है कि कब एग्जिस्ट करती थी। क्या वो रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट करती थी या रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट नहीं करती थी? अगर रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट करती थी तो क्या है? इवेंट आपका एग्जिस्टिंग इवेंट है। अगर वो रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट नहीं करती थी तो क्या वो कंपनी की गोइंग कंसर्न को हिट कर रही थी? आंसर इज यस, फिर भी एग्जिस्टिंग इवेंट है। आंसर इज नो, फिर क्या है? वो आपका नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीजों पे होगी क्लियर। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आएंगे। impact on फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे ये पढ़ा हुआ है ना आपने सब कुछ? कुछ चीज नहीं तो नहीं आप लोगों के लिए? समझ आ रहा है? क्या चीज? ठीक। इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। इंपैक्ट में दो चीजें हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स हैं या आपके
नॉन एडजस्टिंग है। अगर आपके इवेंट एडजस्टिंग हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना पड़ता है? आपको अमेंड करने की जरूरत पड़ती है। अब इसमें दो बातें होती हैं, तीन बातें बल्कि कर लें। पहली बात क्या है? ऑडिट इज इन प्रोग्रेस। पहली बात क्या है कि ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट प्रोग्रेस में है, अभी ऑडिट रिपोर्ट आपने फाइनलाइज नहीं की, अभी ऑडिट आपका चल रहा है। आपने कोई एडजस्टिंग इवेंट आइडेंटिफाई कर लिया है, उससे क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी। यहां पे कंट्रोल किसका है? ऑडिटर हैव कंट्रोल। जाहिर बात है, मैंने रिपोर्ट नहीं दी हुई, अगर कोई मसला मसाइल मैनेजमेंट करेगी तो मैं क्या करूंगा? मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर दूंगा, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, आपको पता चलता है कंपनी के प्रीमिसेस में आग लगी हुई थी जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। उस आग लगने की वजह से कंपनी का प्लांट का एक पोर्शन डिमोलिश हो गया था। अब मैनेजमेंट कहती है हम इसके ऊपर इंपेयरमेंट चार्ज कर देंगे, लेकिन इंपेयरमेंट चार्ज करेंगे ईयर एंड के बाद। आप कहते हैं क्योंकि ये जो डिमोलिश हुआ था प्लांट, ये उस आग की वजह से हुआ था जो आग ईयर एंड से पहले लगी थी, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। आप इसको जाके पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, यानी जो अभी ऑडिट हो रहा है उसमें आगे एडजस्ट करें। यहां पे मैनेजमेंट दो बातें हो सकती हैं। मैनेजमेंट आपसे एग्री भी कर सकती है, मैनेजमेंट आपसे डिसएग्री कर सकती है। अगर मैनेजमेंट आपसे एग्री कर जाए तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप देख लेंगे कि ये कैम का क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो कैम में डाल दूं, अगर कैम नहीं फुलफिल करता तो एम्फिस द मैटर पैराग्राफ में डाल दूं। ये दो ऑप्शन आपके पास हो सकती हैं। और अगर मैनेजमेंट डिसएग्री कर जाती है, यानी कि अगर कोई ऐसे देखें एडजस्टिंग इवेंट था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत थी, ऑडिट अभी प्रोग्रेस में था, आपने ऑडिटर का कंट्रोल था, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से डिस्कस किया, मैनेजमेंट ने कहा हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। जब आप मैनेजमेंट ने कहा हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, हम आपको क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे या हम आपको एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। आप ना करें चेंज, आपकी अपनी चॉइस है। बात समझा गई आपको? दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है आपका इवेंट्स आइडेंटिफाइड आफ्टर date of audit report but before issuance of financial statement। देखिए दूसरी बात क्या है कि भाई इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, एडजस्टिंग इवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या होना चाहिए? अमेंडमेंट होना चाहिए। ऐसी बात ही है। आपने कहा कि ये जो एडजस्टिंग इवेंट है ये आइडेंटिफाई कब हुआ है? फॉर एग्जांपल, आपकी जो डेट ईयर एंड था वो था 30 जून 25। अब जो है वो जो 30 सितंबर 25 को जो होगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके ऑथराइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगे? ऑथराइज हो गए। 1 अक्टूबर 25 को आपने ऑडिट रिपोर्ट भी दे दी, ठीक है जी। 1 अक्टूबर को आपने क्या दे दी? ऑडिट रिपोर्ट भी आपने दे दी। मैनेजमेंट ने 7 अक्टूबर को जो है वो एजीएम का नोटिस देना था। 7 अक्टूबर को क्या देना था? एजीएम का नोटिस देना था। 5 अक्टूबर 25 को इवेंट आइडेंटिफाई हो जाता है। इवेंट क्या हो जाता है? आइडेंटिफाइड हो जाता है। इवेंट क्या आइडेंटिफाई होता है कि भाई कोई एडजस्टिंग इवेंट था जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। इवेंट आइडेंटिफाई हो गया ना। अब क्या होगा?
अब क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं? नहीं हुए। अभी ऑथराइज फॉर इशू है, ऑडिट रिपोर्ट आपने दे दी है, लेकिन अभी तक मार्केट में या किसी पब्लिक के पास या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास अकाउंट सबमिट है नहीं हुए। अब इस टाइम पे क्या ऑडिटर का कंट्रोल है? ऑडिट रिपोर्ट दे दी हुई है, ऑडिटर का कंट्रोल है नहीं है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट हम क्या कर चुके हैं? दे चुके हैं। अब किस सिचुएशन में क्या डील करेंगे? एक ये प्रॉब्लम आएगी। तीसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि 7 अक्टूबर के बाद इवेंट आइडेंटिफाई हो गया, यानी कि उस केस में क्या है, उसमें मैनेजमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है, ऑडिटर के कंट्रोल में भी नहीं है। यहां पे किसके कंट्रोल में है? यहां पे मैनेजमेंट का कंट्रोल है। जारी बात है वो अभी इशू नहीं हुए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए मैनेजमेंट का कंट्रोल है। तीसरा बनता है आपका इवेंट्स आइडेंटिफाइड आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी? आप इशू होगी। इस केस में नाइदर मैनेजमेंट नॉर ऑडिटर, किसी का कंट्रोल इसमें नहीं है। ना मैनेजमेंट का कंट्रोल है ना ऑडिटर का कंट्रोल है। जारी बात है ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज करके इशू कर दिए हैं। इस केस में ना मैनेजमेंट का कंट्रोल है ना ऑडिटर का कंट्रोल है। इस केस में हम क्या करेंगे ये आगे जाकर डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट के केस में सिर्फ एक ही बात है, डिस्क्लोज करेंगे इफ मटेरियल, डिस्क्लोज करेंगे इफ मटेरियल। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई इस तरह का नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो उसको क्या करना है? आपने डिस्क्लोज करना है। कब? जब वो मटेरियल हो। जब वो क्या हो जी? मटेरियल हो। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर होगी ये बात? तो ये बेटा है आपका थोड़ा सा IAS 10 का नॉलेज जो मैंने आपको यहाँ पे इम्पार्ट किया है। IAS 10 का नॉलेज इसलिए थोड़ा सा दे दिया है क्योंकि ब्रीफली बताया है, कुछ बच्चे FAR2 नहीं ले रहे होंगे, तो हमने कहा चले ठीक है हम इसको थोड़ा सा क्लास में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों के अगर कोई कंसर्न या क्वेश्चंस हो तो हम उसको अकॉर्डिंगली डील कर लें। जी यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है जी तो डिस्कस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी, मिटा दो भैया। मैं टाल लगाऊं जी, किसी लिखना लिखना। ईयर एंड 30 जून 25। अब थोड़ा सा हम एक टेबल बना लेते, जो भी डिस्कस किया इसको हम सर टेबल बना के दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का ईयर एंड था 30 जून 2025। ईयर एंड के बाद आपका जो फील्ड वर्क हुआ वो कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जांपल 1 अगस्त 25 तक। इसके बाद पार्टनर रिव्यू हुआ 10 अगस्त 25 तक। पार्टनर रिव्यू के बाद इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने दिए 20 अगस्त 25 को। इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं कि भाई ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाती है, उसके बाद ऑडिटर आता है, ऑडिटर इसके ऊपर अपने प्रोसीजर लगाता है।
प्रोसीजर लगाने के बाद उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिव्यू में सारी बातें बताई थी कि हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की एप्लीकेशन चेक करते हैं, कास्टिंग चेक करते हैं, क्रॉस कास्टिंग चेक करते हैं, डिस्क्लोजर कंप्लीट हमारे पास एडिड है या नहीं है वो चेक करते हैं। ये सारे वो बातें जो रिपोर्ट के एरिया शुरू करने से पहले मैंने आपको एक लेक्चर में बताई थी, याद है आपको? याद है? अच्छा, अब ये क्या होगा, ये इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें सारे रिव्यूज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, चीजें हमारी बन चुकी हैं। इस इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक और चीज आता है जिसका कहा जाता है बोर्ड लेटर। बोर्ड लेटर के बारे में डिस्कशन तो नहीं हुई मैं अभी तक हमारी। जो बोर्ड लेटर होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ 2 to 3 आइटम्स। सबसे पहले इसमें कुछ आपकी स्पेसिफिक अप्रूवल्स होती हैं। As per Companies Act, there are certain pure responsibilities that belongs to board of directors of the company, like बोरिंग लेना, एसेट्स को राइट ऑफ करना, कंपनी की जो है वो एम्प्लॉयज को मेजर बोनसेस देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हैं। एज पर लॉ कंपनीज एक्ट के अंदर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सप्लेन किया गया है। अब जाहिर बात है जो आप पूरे साल में ऑडिट कर रहे थे वो चीजों के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल्स तो बिल्कुल मौजूद थी, क्योंकि जाहिर बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स होती थी। लेकिन अब आप क्या करते हैं, अब आप पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट उनसे एक दफा अप्रूवल लेते हैं। कंप्लीट अप्रूवल से मुराद क्या है कि आप उनको कहते हैं कि आप पूरे साल में जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हुए हैं इसके बारे में अप्रूवल दे दें, ये एसेट राइट ऑफ हुए हैं इसके बारे में अप्रूवल दे दें, इतनी प्रोविजंस रिकॉर्ड हुई हैं इसके बारे में अप्रूवल दे दें, इतना इंश्योरेंस क्लेम हमने लॉन्च किया है इंश्योरेंस कंपनी से इसके बारे में अप्रूवल दे दें, ये रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन है इसके बारे में अप्रूवल दे दें। ये सारी जिम्मेदारियां जो लॉ उनके ऊपर डिफाइन करता है हम वो सारी की सारी इस लेटर के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। जाहिर बात है व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक जिन पर्संस की रिस्पांसिबिलिटी थी उन्होंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया हो। जाहिर बात है अप्रोप्रिएटनेस में तो नहीं आएगा ना, फिर वो अप्रोप्रिएटनेस में रेलिवेंट और रिलायबल एविडेंस कब होगा? जब उसके ऊपर जिसकी जिम्मेदारी थी ऑथराइज करने की उन्होंने ऑथराइज कर दिया उसके ऊपर। तो हम क्या करते हैं, बोर्ड लेटर देते हैं इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। बोर्ड लेटर के अंदर एक चीज आती है आपकी स्पेसिफिक अप्रूवल। फिर दूसरे नंबर पे इसमें आइटम आते हैं आपके पेंडिंग इंफॉर्मेशन। पेंडिंग इंफॉर्मेशन से मुराद क्या है? अब देखें, बीइंग ऑडिटर हम ऑडिट रिपोर्ट कब देते हैं? जब हमारे पास सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो। अगर कोई पेंडिंग इंफॉर्मेशन है तो क्या हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है? आंसर इज नो। तो भाई फिर क्या करेंगे, फिर हम उस पेंडिंग इंफॉर्मेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता देते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन अभी तक पेंडिंग है। क्या अभी मैंने ऑडिट रिपोर्ट दी है? क्या मैंने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया आज के दिन पे? नहीं दी। मैंने क्या दिए हैं? इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छोटे छोटे सिग्नेचर करके मैंने कहा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल है आपके लिए, इनको मैं इसी कंडीशन के अंदर आपको साइन ऑफ करके दे दूंगा, इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा। अगर आप मुझे स्पेसिफिक अप्रूवल जो बोर्ड लेटर में वो दे दें, फिर आप मुझे पेंडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। फिर एक तीसरे नंबर पे आते हैं मैटर फॉर स्पेसिफिक अटेंशन, कि कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनकी स्पेसिफिक अटेंशन रिक्वायर्ड होती है। वो कौन से मैटर होते हैं? फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट जो है कंपनी की वो सेल विदहोल्डिंग नहीं करती। विदहोल्डिंग क्यों नहीं करती जी? कहते हैं हमारे ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है विदहोल्ड करना किसी के टैक्स को। आप समझते हैं कि विदहोल्डिंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट कहती है हम इसको विदहोल्डिंग नहीं करेंगे। आप मैटर फॉर स्पेसिफिक अटेंशन में डाल देंगे कि भाई ये हमने बोर्ड की अप्रूवल, बोर्ड की अटेंशन में बात डाल दी है कि ये अभी आप इसकी नॉन कंप्लायंस में है और इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके मैटर फॉर स्पेसिफिक अटेंशन कहलाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हम अपना पार्टनर का रिव्यू हो जाता है, हम हर चीज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे हो जाते हैं, तो फिर हम इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। उसके साथ हम क्या देते हैं? बोर्ड लेटर। बोर्ड लेटर में 3 बातें होती हैं, स्पेसिफिक अप्रूवल्स होती हैं, पेंडिंग इंफॉर्मेशन होती है और मैटर फॉर स्पेसिफिक अटेंशन होते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर आप स्पेसिफिक अप्रूवल हमें प्रोवाइड कर दें, पेंडिंग इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बता दें और मैटर फॉर स्पेसिफिक अटेंशन के ऊपर अपनी कंसेंट दे दें, तो फिर हम क्या कर देंगे? हम आपको ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई वो हुई आपकी 27 अगस्त को। अब जब बोर्ड की मीटिंग 27 अगस्त को हुई, इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसी के साथ उन्होंने आपको प्लस इसमें जो पेंडिंग इंफॉर्मेशन थी वो भी दे दिया आपको, और तीसरे नंबर पे जो इसके साथ थे आपके स्पेसिफिक
अप्रूवल थी वो भी आपको उन्होंने दे दी। अब बताएं कि ऑडिटर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या डालेगा, 20 अगस्त, 27 अगस्त या आफ्टर द 27 अगस्त। ऑडिटर की डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, द डेट ऑन विच ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। इस केस में व्हेन वी ऑब्टेन्ड द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस 27 ऑफ द अगस्त को। तो अब हम क्या करेंगे, 27 अगस्त के बाद की कोई डेट डाल देंगे हम। फॉर एग्जांपल कि हम ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं 28 ऑफ द अगस्त को। हमने कब रिपोर्ट दे दी अपनी, 28 ऑफ द अगस्त को दे दी। अब देखें, अब यहां से शुरू हुआ काम, यहां से शुरू हुआ और यहां तक चला। ये कौन सी इवेंट है, इवेंट अगर इस पीरियड के दरमियान कोई इवेंट आते तो क्या होगा, इवेंट्स टिल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये कौन से इवेंट होंगे, जो टिल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होंगे। ये नंबर 1 इसको दे दे। फिर क्या हुआ, ऑडिट रिपोर्ट के बाद जाहिर बात है उसके ऊपर फिर मैनेजमेंट के अपने भी काम होते हैं। मैनेजमेंट ने उसकी कंपाइलेशन करनी होती है, उसकी प्रिंटिंग करानी होती है, सारा कुछ काम करना होता है। मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने इसके ऊपर प्रिंटिंग करवाई प्लस कंपाइलेशन करवाई एनुअल रिपोर्ट की, और इसके साथ उसका प्रिंटिंग हो गया। तो ये डेट फॉर एग्जांपल बनी है आपकी 4 सितंबर 25 को। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैनेजमेंट ने एजीएम का नोटिस बनवाया। एजीएम का जो नोटिस था वो आपका बना फॉर एग्जांपल 10 सितंबर 25 को। उसके बाद फिर एजीएम हुई आपकी फॉर एग्जांपल 21 डेज होते हैं 1 अक्टूबर 25 को ही, ठीक है जी। अब देखिए दूसरे इवेंट क्या बने, दूसरी डेट क्या बनी, दूसरी डेट बनी यहां से लेकर यहां तक। ये कौन सी इवेंट है, इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होंगे, इवेंट्स आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गया, नहीं। जिस दिन को एजीएम को नोटिस चला गया उस दिन क्या बन जाएगा आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। तो आखिरी पॉइंट क्या बनेगा, इवेंट आइडेंटिफाइड आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। जिस दिन के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए वो हमारे उस दिन के बाद के इवेंट 3 में चल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेज 2 के अंदर, स्टेज 2 में ये कवर होंगे, स्टेज 3 में आपके ये कवर होंगे। यानी कि ये 3 तरह के प्रोसीजर हैं। कुछ हमें प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक इवेंट्स के लिए, कुछ हमें प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कुछ हमें लगाने पड़ेंगे इवेंट आइडेंटिफाइड आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। तो ये हम 3 तरह के अपने ऑडिट स्टेप्स और ऑडिट प्रोसीजर देखेंगे जो हम इंशाल्लाह कल क्लास में करेंगे। बोर्ड देखो, जिस दिन बोर्ड ने अप्रूव कर दिए हैं क्या उसके बाद चेंजेस आती हैं, शेयर होल्डर का चेंजेस लेके आ सकता है, उसके अंदर नहीं लेके आ सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जिस दिन के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज फॉर इशू हो गए और उसके बाद अगर जिस मर्जी को प्रेजेंट हो जाए वो उसमें चेंज नहीं कर सकता, तो फिर वो डेट कौन सी होगी, फिर वो डेट वही होगी जिस दिन का बोर्ड और डायरेक्टर ने उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। लेकिन जिस दिन के ऊपर ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दी है और वो ऑडिट रिपोर्ट और ये ऑथराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली अवेलेबल हो गए, वो क्या बन जाएगी आपकी डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी। डेट ऑफ ऑथराइजेशन क्या है, एजीएम नोटिस तक कह सकते हैं, बिल्कुल वो पब्लिकली इंफॉर्मेशन चली जाए, शेयर होल्डर को भी इंफॉर्मेशन चली जाती है, प्रिंटिंग भी हो जाती है। देखो ना, अगर इतना शेयर होल्डर ने अप्रूवल देनी हो तो मैनेजमेंट क्यों प्रिंटिंग करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्यों इतना बड़ा उसके अंदर कॉस्ट इनकर करे, वो तो कभी भी इनकर ना करे, वो तो कहेगा पहले शेयर होल्डर की मीटिंग करो फिर मैं बाद में प्रिंटिंग करूंगा। स्टॉक चेंज के ऊपर इंफॉर्मेशन किस दिन को जाती है, जिस दिन को बोर्ड की मीटिंग हो जाती है उस दिन स्टॉक चेंज पे इंफॉर्मेशन चली जाती है, लेकिन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं अवेलेबल होते, सिर्फ रिजल्ट्स होते हैं। कंप्लीट रिजल्ट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कब जाती है, जब ऑडिट रिपोर्ट उसको साथ लग जाती है। ठीक है जी,
120 डेज होते हैं, यानी कि ईयर एंड से लेकर एजीएम कंडक्ट करने तक 120 डेज आपके पास टोटल होते हैं। दरमियान में आपने सारी एक्टिविटीज को प्लान करना होता है। हाँ ये समझ आया, क्लियर है। कल इंशाल्लाह हम इसके जो है बाकी जो ऑडिट के स्टेप्स हैं और ऑडिट की जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे, और परसों इंशाल्लाह हम अपनी प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। ले जी, आज की डिस्कशन को ये पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।